किस तरह से पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था जर्मनी का वो भी चेंज हो रहा था। और हमने देखा था कि वाइमर रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट जो लीग था इनमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, किस तरह से विरोध चल रहे थे और ये एक दूसरे पर अटैक वगैरह भी कर दिया करते थे और रिप्रेशन भी हो रहा था। यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी जर्मनी की राजनीतिक परिदृश्य से भी, और हर चीज में बदलाव जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिस्थितियां जितनी तेजी से बदल रही थी, तो ये सारा चीज अगर जो हमने 3-4 वीडियो में देखा तो सारा चीज मिलके एक चीज की ओर एक तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से इस सिचुएशन ने हिटलर को राइज करने का अवसर दिया था। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि वाइमर रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और इसमें तीसरा व्यक्ति फायदा उठा लिया और वो व्यक्ति था हिटलर। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट के बीच हिटलर किस तरह से राइज करते जा रहा था, है ना, हमारा चैप्टर ही है कि राइज ऑफ द हिटलर कैसे हुआ। तो हमने पिछले वीडियो में वो सारा चीज देखा कि किस तरह से उसको राइज करने का मौका मिला। आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस, किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस ने भी हिटलर को राइज करने का अवसर दिया। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट जो था जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ा था। जर्मनी एंड वार रिप्रेशन, वार रिप्रेशन मतलब कि जर्मनी, रिप्रेशन जो शब्द है इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमने बताया था वार गिल्ट क्लॉज, है ना, वाइमर रिपब्लिक में वार गिल्ट क्लॉज के हिसाब से जितने भी मित्र राष्ट्र जितने भी थे जिनका जितना नुकसान हुआ था उसको जर्मनी को पे करना था। कितना? 6 बिलियन पाउंड। ठीक है, तो ये पैसा चुका रहा था एलाइज को। उसमें बहुत सारे देश थे, डेनमार्क वगैरह, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सबको वो पैसा चुका रहा। 1923 में क्या हुआ कि 1923 में जर्मनी ने कह दिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम पैसा नहीं दे सकेंगे। ठीक है, 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे, यानी कि वो जो हर्जाना दे रहा था वो उसने कह दिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। फ्रांस को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि कैसे पैसे नहीं देगा, उसको तो देना ही होगा। इसने क्या किया कि फ्रेंच ऑक्युपाइड रूर रीजन, अब रूर रीजन क्या है? रूर राइन नदी के पास एक रूर और एक रिवर है जिसके अगल बगल में कोयला का बहुत ज्यादा माइंस वगैरह है और लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया भी था वहां पे। अब इस लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया पर भी फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, ऑक्युपाई कर लिया क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, अब चूंकि ऑक्युपाई कर लिया तो जर्मनी उससे लड़ाई करने की स्थिति में नहीं था, तो इसने दूसरा तरीका निकाला रिटेलिएट करने का, जवाब देने का। ठीक है, जर्मनी रिटेलिएटेड विथ प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेगुलरली। जर्मनी ने अंधाधुन पेपर पैसा करेंसी छापना शुरू कर दी कि ठीक है पैसे की कमी हो गई तो पैसा का मशीन है छापने वाला, हम लोग पूरा पैसा छाप देते हैं, जिसको जो देना होगा जो वो दे देंगे, जो मतलब कि जो जिसको जर्मनी को फ्रांस को पैसा देना है या डेनमार्क को देना है, बेल्जियम को देना है, पूरा पैसा छाप के दे देंगे उसको। लेकिन गलती यही हो गया कि क्या ये चीज नहीं करना चाहिए था। पैसा अगर प्रिंटिंग पेपर से अगर पूरा मशीन से छपने लगे, कभी कभी हम लोग भी सोचते थे कि अगर हमारे यहाँ हमारे देश में पैसे की कमी है तो क्यों नहीं मशीन है यहाँ पे, तो क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप लिया जाए। तो सरकार क्यों नहीं छापती है? सरकार को ये नॉलेज है कि पैसा ज्यादा छपने से क्या होता है। मान लीजिए कि पैसा ज्यादा छपने से क्या होता है, कि एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि इस मार्कर का मार्केट में प्राइस 20 रुपीज है। ठीक है, और हमारे घर में
पेपर नोट छापने का मशीन है और लोगों के घर में नोट छापने का मशीन है। दो आदमी इसको लेना खरीदना चाहता है, तो कोई 20 रुपया है तो कोई 100 रुपया छाप के ले आएगा घर से कि हमको दे दीजिए। दूसरा है वो घर जाएगा 1000 छाप के ले आएगा। और इस तरह से क्या होगा कि इसका वैल्यू, इसका मूल्य बढ़ते जाएगा। कोई 1000 ले आएगा, कोई 10,000 ले आएगा, कोई लाख ले आएगा, और इस तरह से चीज वही रहेगी, उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। वही होता है जब कोई भी देश नोट ज्यादा छापने लगता है तो वहां चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चीज तो उतना ही है, नोट बढ़ रहे हैं तो नोट का वैल्यू गिरेगा। वही हुआ वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क, जो जर्मन, जैसे कि हम लोग के यहाँ रुपया चलता है तो जर्मन करेंसी को मार्क बोलते हैं। तो जर्मनी का जो मार्क है का वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लगा। डॉलर के कंपैरिजन में इसका वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लगा। आपके बुक में वो दिया गया है कि कितना $1 के बराबर कितना मार्क हो गया, $1 के बराबर कितना मार्क हो गया। 5-6 साल के अंदर में ही $1 बराबर करोड़ों अरबों मार्क होने लगा। लोग बैलगाड़ी में पैसा ले जाते थे, थैले में सामान लेके आते थे। एक ब्रेड लाना हो तो एक थैला भर के पैसा ले जाना होता था। तो बहुत ज्यादा दुर्गति हो गई थी वो। ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। सिचुएशन ऑफ हाइपरफ्लेशन, यानी कि महंगाई से भी ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई का सिचुएशन बन गया था वहां। ठीक है। और इससे ज्यादा नोट छापने से क्या प्रॉब्लम हुआ था ये तो हमने बता दिया। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, बैंकर थे, जिन्होंने की एक योजना बनाया जर्मनी को हेल्प करने का। क्योंकि यूएस को बहुत सिंपैथी आ गया जर्मनी की दुर्दशा को देखकर, तो उसने इसका हेल्प करने के लिए सोचा। और उस हेल्प करने के लिए में वही जो व्यक्ति है जिनका नाम था चार्ल्स जी डेविस। तो यही व्यक्ति है जिन्होंने की जर्मनी को हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाया था कि ठीक है आप पैसा दीजिए, लेकिन उसको हम कम कर देते हैं और उसका तरीका बदल देते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल जाएगा। ये जर्मनी को इन्होंने समझाया और इसी को डेविस प्लान कहते हैं। और डेविस प्लान के थ्रू जर्मनी में थोड़ा सा इकोनॉमिक सुधार हो रहा था, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। और जस्ट इसके बाद विश्व आर्थिक महामंदी का दौर चलने लगा, ईयर ऑफ डिप्रेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें इसको और डिटेल से समझेंगे कि ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या था और कैसे हुआ और उससे जर्मनी की स्थिति और कैसे बिगड़ी। ठीक है। तो स्टूडेंट आप अपने बुक को भी देखोगे, बुक में सारी चीजों को आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। पढ़ने के बाद वीडियो भी देखना है, तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक को हम उठाते हैं, आपको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से चाहे नंबर ऑफ वीडियोस कितने हो जाए उससे मतलब नहीं है, चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। आप ध्यान से देखोगे तो सारा चीज, कहीं कुछ याद करने का जरूरत नहीं रहेगा, एकदम कहानी के तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप जवाब दे सकेंगे। ठीक। तो ये सारा चीज आप एक बार बुक में भी पढ़ लेना और ये रिवाइज भी करना, वीडियो भी देखना है, और अगर कोई क्वेश्चन मन में आए तो उसको पूछना भी। ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।